स्टूडेंट्स, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर स्टार्ट करते हैं। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट वो जो आयोनाइज हो जाए, आइंस में कन्वर्ट हो जाए। तो वाटर बहुत कम आइन बनाता है, लेकिन किसी हद तक बना तो लेता है ना। ज़ीरो नहीं है इसकी आयोनाइजेशन, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। वाटर जब आयोनाइज होता है तो एच आइन बनाता है, ओ एच आइन बनाता है, बिल्कुल बराबर, क्योंकि वाटर ब्रेक ही ऐसे होता है कि एक एच एक ओ एच। अगर आप दो वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो मैंने कलर चेंज किया, वाटर और ये रेड वाला वाटर। एक वाटर ब्रेक होगा, ये अपना एच आइन दूसरे को दे देगा, वो H3O प्लस बन गया और ये OH नेगेटिव बन गया। ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक ही है, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, एक ही बात है। वाटर का इस तरह आइंस बना देना सेल्फ या ऑटो आयोनाइजेशन कहलाता है। आगे इसका केसी बनाते हैं। पहली इक्वेशन से बना लेते हैं, केसी इज इक्वल टू एच आइन ओ एच आइन प्रोडक्ट डिवाइड बाय वाटर रिएक्टेंट। तो जो केसी की इसकी वैल्यू निकाली गई वो आई 1.8 10⁻⁻16। कैसे निकाली गई हमने ये स्टडी नहीं करना, बस आपने वैल्यू याद करनी है। तो वाटर की केसी की वैल्यू से हमें क्या फ़ायदा, हम इससे एक फ़ायदा निकालेंगे। देखें, आप इस इक्वेशन में वाटर को उस साइड पे ले जाइए। केसी मल्टीप्लाइड बाय वाटर इज इक्वल टू एच आइंस एंड ओ एच नेगेटिव आइंस। केसी की वैल्यू हमें मालूम है, ये वैल्यू लिखी हुई है। अगर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में वाटर मौजूद है इसकी हम वैल्यू निकाल लें, तो फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके ये एच आइन और ओ एच आइन के मल्टीपल का जवाब निकाल सकते हैं। अब देखें, ये जो वाटर होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसकी वैल्यू क्या होती है। हम इसके यूनिट से इसकी वैल्यू बनाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में मौजूद हर चीज़ का जो यूनिट है वो होता है मोल पर लीटर, मोल DM-3 पर लीटर मीन्स 1 लीटर। 1 लीटर वाटर बराबर होता है 1 kg के। क्यों? वाटर का वॉल्यूम और मैस बराबर क्यों होता है? क्योंकि फार्मूला होता है डेंसिटी का, D इज इक्वल टू M/V। वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू M/V। तो V उस साइड पे ले जाइए, V इज इक्वल टू M। वाटर का चाहे मैस ले लें चाहे वॉल्यूम ले लें, बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे हमने पर लीटर से निकाला, वाटर 1 लीटर लेना है। 1 लीटर मीन्स 1 kg लेना है, और 1 kg मीन 1000 ग्राम लेना है। तो हमने ये यूनिट से पर लीटर की वैल्यू से वाटर का मैस निकाली कि 1000 ग्राम लेना है। वाटर के मोल्स निकालें, मैस ओवर मोलर मैस। मैस आपने लेना है 1000 ग्राम, मोलर मैस वाटर का 18 होता है। आप देखेंगे वाटर के मोल्स आ जाएंगे 55.5 मोल्स। लीटर तो एक ही है ना, तो ये पर लीटर, 1 लीटर में हमने निकाल लिया ना। तो वाटर के 1 लीटर में कितने मोल्स होते हैं। तो अब हम स्क्वायर ब्रैकेट में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। केसी की वैल्यू हमें मालूम है 1.8 10⁻⁻16, और ये वाटर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 55.5 इज इक्वल टू एच आइन एंड ओ एच आइंस। तो जब ये वैल्यू कैलकुलेट की गई, इसका आंसर आया 1 10⁻⁻14 एच आइंस एंड ओ एच आइंस। इसे KW का नाम दिया गया। KW आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। असल में क्या है, KW इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइंस ऑफ वाटर। वाटर के जो आइंस बनते हैं एच आइन और ओ एच आइन, उनका मल्टीपल है। और देखें इसकी वैल्यू कितनी कम है। इसकी कम वैल्यू ये साबित कर रही है कि वाटर में जो एच और ओ एच आइन बनते हैं बहुत कम बनते हैं। ये खास टेम्परेचर पे ली गई वैल्यूज होती हैं। ये 25 डिग्री पे इसकी ये वैल्यू है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है KW। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो KW चेंज होगा, ये डायरेक्ट है टेम्परेचर के। KW के यूनिट क्या बनेंगे भी, KW के फार्मूले से आप उसके यूनिट बना सकते हैं। क्या है ये, एच आइन और ओ एच आइंस का मल्टीपल है। तो हर स्क्वायर ब्रैकेट का क्या यूनिट होता है, मोल पर लीटर। तो पहले आपने पहली ब्रैकेट का यूनिट लिखा मोल पर लीटर, दूसरी ब्रैकेट का भी यूनिट लिखे मोल पर लीटर। तो दोनों ब्रैकेट के यूनिट जब कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा मोल का स्क्वायर DM-6। ये KW का यूनिट है। आगे देखिएगा, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन KW। तो डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट KW की वैल्यूज ली गई हैं।
आपने ये वैल्यूज़ याद नहीं करनी, बस आपने ये 25 डिग्री वाली वैल्यू याद रखनी है। के डब्ल्यू का टेम्परेचर पर असर मैंने यहाँ लिख दिया था, के डब्ल्यू डायरेक्ट है टेम्परेचर के। तो अब देखें 0 डिग्री पर के डब्ल्यू की वैल्यू ये, जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैल्यू बढ़ गई, मज़ीद बढ़ा वैल्यू बढ़ गई, मज़ीद बढ़ा वैल्यू बढ़ गई। तो आपने देखा के डब्ल्यू डायरेक्ट है टेम्परेचर के। दूसरी बात, 0 से 100 के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बढ़ी? 75 टाइम्स। आप इस वैल्यू को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी। तो ये ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि 0 से 100 डिग्री के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बढ़ी? 75 टाइम्स। 0 से 25 डिग्री के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बढ़ी? नियर अबाउट 10 टाइम्स। आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। और 0 से 40 डिग्री के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बढ़ी? नियर अबाउट 30 टाइम्स। अब देखें दोबारा ये हम फार्मूला बनाते हैं। एच आइन ओ एच आइंस का मल्टीपल था के डब्ल्यू और इसकी वैल्यू आई 10⁻⁻14। वाटर में एच और ओ एच बराबर होते हैं। देखिए 1 एच है 1 ओ एच है, तो वाटर में एच और ओ एच आइंस होते हैं इक्वल। आप ऐसे लिख सकते हैं एच आइन इक्वल है ओ एच आइंस के। तो आप इस इक्वेशन में ओ एच की जगह भी एच आइन पुट कर दें। यहाँ भी आपने एच आइन पुट कर दिया, 10⁻⁻14, ये एच का स्क्वायर हो गया। 10⁻⁻14 आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। एच आइन का हमारे पास आंसर आ गया 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ओ एच आइन का क्या आंसर आएगा? भाई बराबर ही आएगा, क्योंकि वाटर में एच और ओ एच बराबर होते हैं। वो भी आ जाएगा 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था वाटर अगर 1 लीटर हो तो कितने मोल्स होता है? 55.5। तो 55.5 मोल्स वाटर अगर आप लें तो उसमें एच आइन कितने बनेंगे? 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 ये 0.0000001 है, बहुत कम वैल्यू है। तो ये इतने वाटर से सिर्फ इतना ये मोल एच आइन बनते हैं, इतने ही मोल ओ एच आइंस बनते हैं। यही हमने शुरू में पढ़ा था। वाटर इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये आइन बनाता ज़रूर है लेकिन बहुत बहुत कम आइन बनाता है। अब हमारे पास ये एच और ओ एच आइंस का आंसर तो आ गया। ये तीनों आंसर बहुत कम है, इतने कम के कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इनका हल ये निकाला गया कि क्यों ना इन आंसर्स को एक वाज़े और बड़े आंसर में कन्वर्ट किया जाए। तो बहुत आसान सा एक मेथड है। आप इस इक्वेशन के दोनों साइड पे नेगेटिव लॉग ले लें, यहाँ भी और यहाँ भी, ताकि एक बहुत स्मॉल वैल्यू को एक रीज़नेबल वैल्यू में चेंज किया जाए। तो यहाँ पे रहा नेगेटिव लॉग एच आइन, तो ये 7 बन गया। किसी भी चीज़ से पहले नेगेटिव लॉग लगा दिया जाए तो वो पी से आपने रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि आपने एच के साथ लगाया लिहाजा पी एच, और ये 7 वाटर की पी एच आ गई 7। आप ऐसी नेगेटिव लॉग लगाएंगे दोनों साइड पे, नेगेटिव लॉग, और आप यहाँ से नेगेटिव लॉग की जगह पी लिखेंगे और यहाँ पे चूँकि ओ एच है तो ओ एच वैसे ही, वाटर की पी ओ एच भी 7 आ गई। और आप ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव लॉग लगाएंगे, यहाँ भी नेगेटिव लॉग लगाएंगे, तो नेगेटिव लॉग को आप पी लिखेंगे, के डब्ल्यू वैसे ही, ये पी के डब्ल्यू, ये 14 आ गई। तो हमने 3 ऐसी नई टर्म बनाई हैं जिनकी वैल्यू सिग्निफिकेंट है। कैलकुलेशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पी एच, पी ओ एच एंड पी के डब्ल्यू। वाटर की पी एच भी 7, वाटर की पी ओ एच भी 7, वाटर के पी के डब्ल्यू 14। आप असल में पी एच और पी ओ एच को ऐड करें ना तो पी के डब्ल्यू के बराबर बनता है। ये हमने दूसरा फार्मूला बना लिया। एक तो हमने फार्मूले बनाए ना पी एच के, पी ओ एच के और पी के डब्ल्यू के। दूसरे हमने फार्मूले बनाए सम ऑफ पी एच एंड पी ओ एच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू, या सम ऑफ पी एच एंड पी ओ एच इज इक्वल टू 14। स्टूडेंट देखें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दीज वैल्यूज़। हमारे पास एच आइन है वाटर का 25 डिग्री पे 10⁻⁻7 वैल्यू होती है, और पी एच वाटर की 7 होती है। ओ एच आइन की वैल्यू भी सेम होती है जो एच आइन की, ये सेम वैल्यूज़ होती हैं। और पी ओ एच भी वाटर की 7 है। 25 डिग्री पे के डब्ल्यू 10⁻⁻14 होता है और पी के डब्ल्यू 14 होता है। क्या होगा अगर हम टेम्परेचर 25 डिग्री की बजाय, मैं सपोज कर लेता हूँ मैंने टेम्परेचर 200 डिग्री कर दिया, तो क्या होगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे? एक चीज़ याद रखिएगा,
टेम्परेचर बढ़ाने पे वाटर की आयोनाइजेशन बढ़ेगी, एच आइंस और ओ एच आइंस ज़्यादा बनेंगे। अब मैं सपोज कर लेता हूँ कि इस टेम्परेचर पे एच आइंस की वैल्यू हो गई 10⁻⁻�6। मैंने कहा था ना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयोनाइजेशन बढ़ेगी, एच आइंस ज़्यादा बनेंगे। तो 25 डिग्री के मुकाबले में इस टेम्परेचर पे एच आइंस ज़्यादा बनेंगे। 10⁻⁻7 कम वैल्यू है, 10⁻⁻6 ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। ये मैंने खुद सपोज किया, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है इस टेम्परेचर की, मैंने सपोज किया समझाने के लिए। ओ एच आइन भी ज़्यादा हो जाएंगे और बराबर ही रहते हैं ओ एच आइन और एच आइन, तो ये भी 10⁻⁻6 हो गए। और के डब्ल्यू ये तो आइंस का मल्टीपल है, तो जब आइन बढ़ जाएंगे तो के डब्ल्यू भी बढ़ जाएगा। के डब्ल्यू मैंने सपोज किया कि हो गया 10⁻⁻12, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल ही होगा ना। तो आपने देखा हाई टेम्परेचर पे एच आइन भी बढ़ते हैं, ओ एच आइन भी बढ़ते हैं, के डब्ल्यू भी बढ़ता है। ये तीनों वैल्यू ज़्यादा हैं इसके मुकाबले में। अब ज़रा निकालें पी एच। वाटर की जब आप पी एच निकालेंगे तो क्या आएगी 6। वाटर की पी एच कितनी आएगी 6। और वाटर का पी के डब्ल्यू क्या आएगा 12। भाई ये क्या बात हुई, पी एच 7 से कम हो, लेस देन 7, तो केमिकल तो एसिड बन जाता है। तो क्या हाई टेम्परेचर पे वाटर एसिड बन चुका है? पी एच 6 है, पी एच भी 6 है, पी के डब्ल्यू 12 है। ऐसा नहीं है, वाटर यहाँ भी न्यूट्रल ही है, वाटर न्यूट्रल है यहाँ भी, पी एच 6 पे भी न्यूट्रल है और वाटर यहाँ भी न्यूट्रल था। तो ये जो पी एच है ना, वाटर की 7 हो तो न्यूट्रल होता है, वो असल में लो क्लासेस के लिए बात ठीक है। वाटर उस वक्त न्यूट्रल होता है जब वाटर के एच आइन ओ एच आइंस के बराबर रहें। जब तक ये आइंस बराबर रहेंगे वाटर न्यूट्रल रहेगा। देखें यहाँ पे एच आइन कितने थे -7, 10⁻, यहाँ पे ओ एच कितने 10⁻⁻7, वाटर न्यूट्रल था। यहाँ पे एच आइन कितने 10⁻⁻6, ओ एच कितने 10⁻⁻6, वाटर न्यूट्रल ही है। तो आप जितने मर्जी टेम्परेचर पे वाटर को गर्म करें, उसकी पी एच कम होगी, उसकी पी ओ एच भी कम होगी, उसका पी के डब्ल्यू भी कम होगा, लेकिन वाटर न्यूट्रल ही रहेगा क्योंकि उसके एच आइन और ओ एच आइंस बराबर हैं, उसकी पी एच उसकी पी ओ एच के बराबर है। ठीक हो गया। तो न्यूट्रल का मेयार ये वाला है। अब इस तमाम चीज़ को मैं समराइज़ कर रहा हूँ। मैंने जो आपको अब तक सिखाया है, अगर आप कुछ भी ना याद करें तो ये समरी याद कर लें, आपका बहुत फ़ायदा होगा। मैंने कहा टेम्परेचर से वाटर की आयोनाइजेशन बढ़ेगी, तो टेम्परेचर डायरेक्ट हो गया वाटर की आयोनाइजेशन के, टेम्परेचर डायरेक्ट हो गया एच आइंस के। जितना बढ़ाएंगे टेम्परेचर एच आइंस ज़्यादा बनेंगे वाटर के। टेम्परेचर डायरेक्ट हो गया ओ एच आइंस के, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे ओ एच आइंस ज़्यादा बनेंगे। टेम्परेचर डायरेक्ट हो गया के डब्ल्यू के, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे के डब्ल्यू बढ़ेगा। टेम्परेचर इन्वर्स है पी एच के, आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे पी एच कम होगी। मैंने ये एग्जांपल से साबित किया। देखें टेम्परेचर इन्वर्स होगा पी ओ एच के, ये भी हमने यहाँ पे साबित किया है। आपने टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया पी ओ एच कम होगी, पहले 7 थी अब 6 होगी। और टेम्परेचर इन्वर्स होगा पी के डब्ल्यू के, ये भी मैंने यहाँ पे साबित किया। आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया पी के डब्ल्यू 14 से कम होके 12 रह गया, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे पी के डब्ल्यू कम होगा। अब ये हमारी समरी है वाटर के केस में। सबसे ज़्यादा चांस इसी समरी में से क्वेश्चन आने का है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आयोनाइजेशन। इफ टेम्परेचर इंक्रीज आयोनाइजेशन इंक्रीज, एच आइन इंक्रीज, ओ एच आइन इंक्रीज, के डब्ल्यू इंक्रीज, पी एच डिक्रीज, पी ओ एच डिक्रीज, पी के डब्ल्यू डिक्रीज। तो वाटर की पी एच और पी एच हमेशा बराबर, या वाटर के एच आइन ओ एच हमेशा बराबर। क्या ये एच आइन ओ एच वाटर के चेंज हो सकते हैं? हाँ जी हो सकते हैं। आपको बाहर से कोई केमिकल ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप बाहर से एसिड ऐड कर दें तो एच आइन बढ़ जाएंगे ओ एच आइन से और वाटर एसिडिक हो जाएगा। अगर आप बेस ऐड कर दें तो ओ एच आइन बढ़ जाएंगे एच आइन से और वाटर बेसिक हो जाएगा। अदरवाइज वाटर हमेशा ही न्यूट्रल रहेगा अगर आप बाहर से कोई केमिकल ऐड ना करें। तो ठीक है, चाहे वाटर एसिडिक हो जाए एच आइन ऐड करें, चाहे वाटर बेसिक हो जाए ओ एच आइन ऐड करें, चाहे वाटर न्यूट्रल रहे, वाटर की जो के डब्ल्यू है ना ये कांस्टेंट है। ये केमिकल की एडिशन से चेंज नहीं होती, ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसकी वैल्यू टेम्परेचर से चेंज होती है।
देखें स्टूडेंट, हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड डिस्कस करते हैं। इसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने एक एसिड को कंसीडर किया HA। एसिड वो होता है जो अपना HI प्रोटॉन देता है। तो HA ने वाटर को प्रोटॉन दिया, वाटर ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो H3O प्लस बन गया, A जो है वो A नेगेटिव बन गया। आप इसे KC बना लीजिए, ये प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे। वाटर इसमें एक्सेस होता है तो सॉल्वेंट को आप लेफ्ट साइड पर लिख सकते हैं। तो वाटर को आपने निकाल के यहाँ से यहाँ लिख दिया, ये H आइंस A नेगेटिव और HA। फिर ये KC और वाटर का जो मल्टीपल है, पहले आपने इसे KW का नाम दिया था जब आप वाटर की बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब आप एसिड की बात करें तो आप इसे KA का नाम देंगे, नया कांस्टेंट। ये जो KA है ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहलाता है। और आप देख लें असल में क्या है, ये आइंस और जो इनिशियल एसिड आपने लिया था उसकी रेशियो है, आयोनाइज टू अनआयोनाइज स्पीशीज। इसी रेशियो को KA कहा जाता है। KA किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ के डायरेक्ट होता है। जैसे ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी KA बढ़ेगा, जैसी स्ट्रेंथ कम होगी KA कम हो जाएगा। KA की वैल्यू अगर आपको किसी भी एसिड की 1 से ज़्यादा नज़र आए तो इट मीन्स कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। KA की वैल्यू 10⁻³ से कम नज़र आए, ये 0.001 बनती है, तो वो एसिड वीक होगा। और अगर KA की वैल्यू 1 से 0.001 के दरमियान नज़र आए तो वो एसिड मॉडरेट होगा। तो स्टूडेंट, हम एसिड को ना उनकी स्ट्रेंथ के लिहाज से 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। या तो एसिड होंगे वेरी स्ट्रॉन्ग या वीक। तो वेरी स्ट्रॉन्ग में बहुत कम एसिड होते हैं, जैसे ये HCl है, HNO3 है एंड H2SO4 है। जिन एसिड का हमारी बुक में जिक्र है उनमें से ये 3 वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास ये एक एग्जांपल है जो बुक में टेबल में दी गई है, HSO4 नेगेटिव। ये सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है जब वो एक प्रोटॉन दे देता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बाद जो वीक एसिड है वो HF है, CH3COOH है, H2CO3 है, H2S है, NH4+ है, HCO3 नेगेटिव है। स्टूडेंट देखें, परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड का फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज, अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली टेकन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैंने क्वेश्चन बनाया एसिटिक एसिड के केस में, व्हाट इज परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ। 2 ऑप्शन बना लिए, 0.1 मोल ऑफ इट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये तो आपकी बुक में है क्वेश्चन कि आपको 0.1 मोल दे दिए गए, पर लीटर सोल्यूशन में हल करना है, तो बताएं कितने % आयोनाइज होगा। एक और बना लिया, 0.001 मोल ऑफ इट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको गिवन मोल शुरू वाले चेंज कर दिए जाएँ तो क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन, आपने इक्वेशन बनाई, एसिटिक एसिड आपको कितना गिवन दिया गया 0.1, ये इनिशियल अमाउंट है। शुरू में जब टाइम 0 है तो सारा का सारा रिएक्टेंट होता है, अभी प्रोडक्ट नहीं बना होता, ये 0। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की अमाउंट में कमी वाक़ होती है और इक्विलिब्रियम पर हम बना लेते हैं इनकी कंसंट्रेशन 0.1 - x, ये बनेगा x, ये भी बनेगा x। चूँकि पर लीटर है पर dm3, लिहाजा वो वॉल्यूम 1 पे ही डिवाइड करेंगे तो सेम ही रहेगा। आपने इसका KA बना लिया फार्मूला और अब आपने इसमें वैल्यूज़ पुट की। ये वाला आएगा x, ये भी x, ये आएगा 0.1 - x, ये हो जाएगा कि A = x का स्क्वायर। 0.1 - x में से आपने ये -x इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये बहुत कम आयन बनाता है, तो इसमें जो कमी होगी बहुत कम होगी। यहाँ से आप इसे इग्नोर करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे सोल्व नहीं कर सकते। तो अब आप K की वैल्यू पुट करें, 1.85 10⁻⁻⁵। ये एसिटिक एसिड का KA वैसे भी याद रखिएगा, बाज़ दफ़ा इसकी वैल्यू नहीं भी कीमत दी जाती तो आपने याद रखना है। एसिटिक एसिड के केस में KA की ये वैल्यू होती है। 0.1 को उधर जाके मल्टीप्लाई किया, इसके रूट लिया, x का आंसर आ जाएगा इसमें 1.3 10⁻³ मोल्स। तो हमने जो x की वैल्यू निकाली है ये असल में क्या है, क्योंकि x आइंस थे ना, ये इस फार्मूले में ऊपर वाली वैल्यू है अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज। तो अब आपने फार्मूला लगाया परसेंटेज आयोनाइजेशन का, परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज कितनी है 1.3 10⁻³ अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली टेकन जो आपको शुरू में दी जाएगी 0.1, या यहाँ पे देखें 0.1 दी गई थी, तो 0.1 यहाँ पे पुट कीजिए मल्टीप्लाइड बाय 100, 1.3%। तो अगर आप एसिटिक एसिड 0.1 मोल लें 1 लीटर में
तो सिर्फ वो 1.3% आयोनाइज होता है, इतने से आइन बनाता है। बाकी नियर अबाउट 98.7% वो इस फॉर्म में रहता है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, इसलिए तो वीक एसिड है। अब देखें इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अगर आप 0.001 से कैलकुलेशन करते हैं तो यहीं पे मैं चेंज कर देता हूँ, 0.001 ले लेते हैं, यहाँ भी 0.001 आ जाता है, ये तो x ही बनते हैं, ये 0.001 माइनस एक्स, यहाँ पे x इग्नोर कर देते 0.001, और आप इसका आंसर जब निकालते हैं x की वैल्यू जो भी निकालेंगे, तो अब के ये परसेंटेज आयोनाइजेशन का आंसर आएगा 12.6%। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर 12.6%। तो ये क्वेश्चन समझाने का मकसद था आपको एक कानून समझाना। आपने देखा जब आपने एसिटिक एसिड 0.1 लिया, आयोनाइजेशन का आंसर कम आया, जब आपने उसकी कंसंट्रेशन कम कर दी 0.001, आयोनाइजेशन का आंसर बढ़ गया। तो ये हमारे पास एक लॉ है, डाइल्यूशन इंक्रीज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। आप जितना केमिकल को डाइल्यूट करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन कम करेंगे, उतना आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी। डाइल्यूशन इंक्रीज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये लॉ कहलाता है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। हमें इस कानून का या इस लॉ का ये फ़ायदा है कि आपको जब भी कोई गिवन कंसंट्रेशन दे दी जाए तो आप बता सकते हैं कि भाई कौन सा आयोनाइज ज़्यादा होगा। ये एसिटिक एसिड दिया गया और इसकी 4 कंसंट्रेशन गिवन दे दी गई। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर आइंस। तो आपने देखना है जो सबसे ज़्यादा डाइल्यूट है, जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम है, ये सबसे ज़्यादा आयोनाइज होगा, इसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन मैक्सिमम होगी बाकियों के मुकाबले में, और जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है इसके आइन सबसे कम बनेंगे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से आप डिसाइड करेंगे गिवन क्वेश्चन के मुताबिक, सबसे ज़्यादा आयोनाइज, सबसे कम आयोनाइज। यही आप बेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, और वही कॉन्सेप्ट हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं एक गिवन बेस की। तो आपने देखना है कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है। तो जो वैल्यू सबसे कम है इसकी आयोनाइजेशन मैक्सिमम होगी, और जो वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसकी आयोनाइजेशन मिनिमम होगी। आप कह सकते हैं दिस कंसंट्रेशन प्रोड्यूस मैक्सिमम आइंस, इट हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज आयोनाइजेशन, एंड दिस कंसंट्रेशन प्रोड्यूस मिनिमम आइंस, इट हैज़ मिनिमम परसेंटेज आयोनाइजेशन। देखते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस के भी। हमारे पास एक जनरल बेस है बी, ये वाटर के साथ मिलकर BH+ बनाता है और OH नेगेटिव। इसने वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट की तो इस पर पॉजिटिव आ गया, और वाटर ने प्रोटॉन दिया, उस पर नेगेटिव आ गया। आप इसका केसी बना लीजिए, आइंस ऊपर, रिएक्टेंट नीचे। वाटर एक्सेस में होता है उसे उस साइड पे ले जाइए, केसी मल्टीप्लाइड बाय वाटर इज इक्वल टू दिस। ये केसी मल्टीप्लाइड बाय वाटर को आपके नए कांस्टेंट KB का नाम दिया, क्योंकि अब हम बेस की बात कर रहे हैं। कभी इसी कांस्टेंट को आप KW कहते हैं, कभी इसी कांस्टेंट को आप KA कहते हैं, और अब इसी कांस्टेंट को आप KB कह रहे हैं। तीनों में सेम ही था, KC मल्टीप्लाइड बाय वाटर हो रहा था। तो आपने कांस्टेंट को क्या नाम देना है वो डिपेंड करता है कि आप किस केमिकल की आयोनाइजेशन कर रहे हैं। वाटर की करेंगे तो KW, एसिड की करेंगे KA, बेस की करेंगे KB। तो इसे KB कह दिया। ये क्या हो गया, आयोनाइज स्पीशीज डिवाइड बाय अनआयोनाइज स्पीशीज। तो KB बेस की स्ट्रेंथ को जाहिर करता है। KB की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो कुछ बेस आपने याद करना है जो कि स्ट्रॉन्ग हैं या वेरी स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं या वेरी वीक हैं। हमारी बुक में जो एग्जांपल्स यूज़ हुई हैं ये 2 बेस हैं वेरी स्ट्रॉन्ग, NaOH, KOH। इसके बाद स्ट्रॉन्ग में आ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वीक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मिथाइलामाइन, और वेरी वीक में आ जाता है एनिलीन। तो ये एग्जांपल्स आप लाजमी याद रखिएगा। अब देखें हमने Ka भी डिस्कस कर लिया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Kb भी डिस्कस कर लिया। इनके जो आंसर होते हैं अमूमन 10 पावर में होते हैं, -3 या किसी का होगा -7। ऐसी Kb के आंसर भी 10 पावर में होते हैं। तो इनकी कैलकुलेशन नहायत मुश्किल हो जाती है। तो उसका आसान मेथड होता है कि आप उसका नेगेटिव लॉग ले लें ताकि एक सिग्निफिकेंट वैल्यू बन जाए। यहाँ भी आप नेगेटिव लॉग ले लें Ka का, और यहाँ भी नेगेटिव लॉग ले लें 10 पावर -3 का। तो ये अब मुनासिब आंसर बन जाएगा जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। किसी भी वैल्यू का जब नेगेटिव लॉग ले लें तो नेगेटिव लॉग मीन्स P
क्योंकि आपने के ए का लिया है पी के ए, लिहाजा अब ये एक नया फार्मूला बन गया पी के ए इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग के ए। और ऐसे ही आप पी के बी बना सकते हैं, पी के बी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग के बी। अब देखें मैं अब चीज़ों को समराइज़ कर रहा हूँ जो मैंने आपको अब तक पढ़ा दी एसिड बेस के बारे में। तो अब मैं ना एक लाइन में लिख रहा हूँ, एसिड की जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वो डायरेक्ट है उसकी आयोनाइजेशन के, वो जितने आयंस बनाएगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो डायरेक्ट है उसके एच आयंस की तादाद के या कंसंट्रेशन के, वो जितने एच आयंस बनाएगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो डायरेक्ट है उसकी के ए की वैल्यू के, एसिड की के की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, एसिड की स्ट्रेंथ इन फैक्टर्स के तो डायरेक्ट थी, लेकिन एसिड की स्ट्रेंथ इनवर्स होती है उसकी पीएच के, और एसिड की स्ट्रेंथ इनवर्स होती है उसकी पी के ए के। ऐसे हम बना लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेस। किसी भी बेस की स्ट्रेंथ डायरेक्ट होगी उसकी आयोनाइजेशन के, परसेंटेज आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन, जितने आयन बनाएगा उतना स्ट्रॉन्ग है। डायरेक्ट होगी उसकी ओ एच आयन के, जितने ओ एच आयन ज़्यादा बनाएगा उतना स्ट्रॉन्ग है। डायरेक्ट है बेस की स्ट्रेंथ उसके के बी ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग। इनवर्स है उसकी पी ओ एच के, पी ओ एच जितनी ज़्यादा बेस उतना ही वीक। ठीक है, और इनवर्स है उसकी पी के बी जितनी ज़्यादा उतना बेस वीक। ये जो P वाले फैक्टर हैं ये हमेशा इन्वर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये समरी है अपने तमाम काम की, आप कुछ भी याद ना करें, बस ये दो लाइनें याद कर लें। मुझे यकीन है कि एसिड बेस से कोई क्वेश्चन आए आप जवाब दे देंगे। ये दो आपने लाइनें याद करनी है। ऐसी मैंने आपको आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की एक लाइन बना के दी थी, उसकी स्ट्रेंथ कैसे आप मेजर करते हैं और टेम्परेचर का क्या असर है वो आपने याद कर लेनी है, तो आपका ये बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। देखिए हमारे पास ना दो एसिड हैं, एसिड 1 है, एसिड 2 है। ए की पी के ए वैल्यू 1 है, ए की पी के ए वैल्यू 2 है। तो आप देखें इनमें ना 1 का डिफरेंस आएगा, आप माइनस करेंगे ना 2 माइनस 1 का फ़र्क आएगा। तो अब पहले तो ये बात कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, पी के ए कम एसिड स्ट्रॉन्ग, तो ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये 1 वाला एसिड स्ट्रॉन्ग है और 2 वाला एसिड वीक है। ये तो आपने जान लिया पी के ए की वैल्यू से। दूसरी बात भाई कितना स्ट्रॉन्ग है, जितना इनमें डिफरेंस होना 1 का डिफरेंस है, आपने उतने ज़ीरो लगाई जाने, 1 के साथ 1 ज़ीरो लगा दिया। 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये वाला इसके मुकाबले में, 10 टाइम्स। अब इसे दोबारा समझें एक मज़ीद एग्जांपल से। अब हमारे पास एक एसिड है, उसकी पी के ए 2, ये 1 ही ले लेते हैं, पी के ए 1 है, और दूसरा एसिड है उसकी पी के ए 3 है। इनमें आप डिफरेंस निकालेंगे 2 का डिफरेंस आएगा ना, आपने 2 ज़ीरो लगा देने 1 के साथ, जितना डिफरेंस आए उतने ज़ीरो लगाने हैं। ये 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये जिसकी कम वैल्यू है इसके मुकाबले में। दोबारा समझें, एक एसिड है जिसकी पी के ए 1 है और दूसरा एसिड है उसकी पी के ए 4 है। आपको कितना डिफरेंस आया, आपके 3 का डिफरेंस आया, 4 माइनस 1 3। भाई जितना डिफरेंस आए उतने ज़ीरो लगाने हैं 1000 टाइम्स। ये वाला एसिड इसके मुकाबले में 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, ये कम वाला स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा वाला वीक होता है, या ये वाला 1000 टाइम वीक है इसके मुकाबले में, ठीक है। एक और बात समझे अब के, भाई इसका पी के ए 2 है, इसका पी के ए 7 है, तो अब के फ़र्क कितना आ गया 5 का। भाई जितना डिफरेंस आए आपने उतने ज़ीरो लगा देने, 1 2 3 4 5, ये इतने टाइम्स इनमें फ़र्क होगा स्ट्रेंथ में, 1 लाख टाइम्स, ठीक हो गया। तो इस अंदाज में आपने स्ट्रेंथ याद रखनी है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज कर दूं, पी के ए की बजाय अगर मैं यहाँ पे पी एच लिख दूं तो वही बात होगी।
एक एसिड जिसकी pH 1 है और एक की 2 है, तो इनमें 10 टाइम का फ़र्क। 1 और 3 है, 100 टाइम का फ़र्क। वही बात, जिसकी कम है वो स्ट्रॉन्ग है, pH जिसकी कम है वो स्ट्रॉन्ग है। 1 4 1000 टाइम का फ़र्क। 2 7 कितना फ़र्क है? 5 1 लाख टाइम का फ़र्क। यही कॉन्सेप्ट आप बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास है बेस 1 और एक बेस है 2, पीकेबी। एक की 1 है, एक की 2 है। भाई कितना फ़र्क है? 1 का 10 टाइम्स, उतने ही ज़ीरो लगाने हैं 1 के साथ जितना फ़र्क हो। तो 10 टाइम कौन सा होगा? भाई ये स्ट्रॉन्ग होगा जिसकी पीकेबी कम है, ये स्ट्रॉन्ग होगा और ये वीक होगा। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। दोबारा देखें, पीकेबी वैल्यूज चेंज करते हैं। ये है 1, ये है 3, 2 का फ़र्क आया, भाई 2 ज़ीरो लगा दें। 100 टाइम्स कम वैल्यू वाला 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके मुकाबले में। दोबारा चेंज करते हैं, भाई पीकेबी 1 ले लें, ये 4 ले लें, कितना फ़र्क है? 3 का। तो अब के 1000 टाइम्स, जितना फ़र्क उतने ज़ीरो। ये वाला 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है इसके मुकाबले में। यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं पीओएच के साथ। पीकेबी और पीओएच सेम चीज़ें, पीकेए और पीएच सेम चीज़ें। पीओएच में 1 और 2, 1 का फ़र्क है 10 टाइम, 2 का फ़र्क है 100 टाइम, 3 का फ़र्क है 1000 टाइम एंड सो ऑन। स्टूडेंट देखें, मैंने आपको जो अभी रिलेशन सिखाए हैं उसी से कुछ मैचिंग क्वेश्चंस करते हैं। तो ये वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करें इन्हें करने की। देखें, ग्रेटर पीकेए वैल्यू, ये पीकेए एसिड की वैल्यू होती है ना। तो मैंने कहा था जब भी पी आ जाए इन्वर्स होता है। इसे मैच करेंगे, एसिड वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? ग्रेटर पीकेए वैल्यू वीक एसिड, ठीक हो गया। स्मॉलर पीकेबी वैल्यू, इसे आपने बेस से रिलेट करना है, एसिड से रिलेट नहीं कर देना। पीकेए को एसिड से, पीकेबी को बेस से। तो पीकेबी जितनी कम होगी बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ग्रेटर पीओएच ऑफ बेस, भाई पी है ना तो पी हमेशा इन्वर्स जाता है, पी ज़्यादा बेस वीक, वीक बेस। स्मॉलर के ए ऑफ एसिड, के ए जितनी कम होगी एसिड क्या होगा? उतना ही वीक होगा, वीक एसिड। ग्रेटर के बी ऑफ बेस, के बी जितना ज़्यादा होगी बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ग्रेटर पीएच ऑफ एसिड, एसिड की पीएच जितनी ज़्यादा होगी क्योंकि पी आगे इन्वर्स बनेगा, ग्रेटर पीएच ऑफ एसिड वीक एसिड बनेगा, ये वाला। और स्मॉलर पीएच ऑफ एसिड, पीएच जितनी कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाला। आई बात समझ? स्टूडेंट हम ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो स्पीशी है जो कि प्रोटॉन दे H प्लस डोनर, और बेस वो स्पीशी है जो कि H प्लस एक्सेप्ट करें। H प्लस प्रोटॉन को कहते हैं। तो ये H एक एसिड है, इसने अपना प्रोटॉन इसे दिया, ये जो प्रोटॉन दे दे उस पर नेगेटिव, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले उस पर पॉजिटिव। तो जब ये रिएक्शन होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है एसिड बेस का, तो इसके नतीजे में प्रोडक्ट पे चार्जेस आ गए, तो जिस पे नेगेटिव होता है वो बन जाता है बेस, इसे बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। ये किससे बना है? भाई कॉन्जुगेट बेस एसिड से बनता है। ये एसिड था ना, तो एसिड से बन गया कॉन्जुगेट बेस। और आप देखेंगे H3O प्लस क्या एसिड है, ये बेस से बना, ये होता है कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड हमेशा बेस से बनता है और कॉन्जुगेट बेस हमेशा एसिड से बनता है। तो आप देखें, हमारे पास था एसिड HA, इस एसिड HA से बनने वाला बेस क्या है? A नेगेटिव। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जस्ट एक प्रोटॉन का। तो एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस में प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। ऐसे ही हमारे पास है ये वाटर बेस, और वाटर से क्या बना? वाटर से बना H3O प्लस। आप देख लें इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेस में और कॉन्जुगेट एसिड में एक प्रोटॉन का फ़र्क होता है।
तो एसिड से हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनता है, बेस से हमेशा कॉन्जुगेट एसिड बनता है। हम देखना चाह रहे हैं रिलेशन एक एसिड में और उसके कॉन्जुगेट बेस में। तो ये हम शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। तो हमने एसिड लिया HA और कॉन्जुगेट बेस लिया A नेगेटिव, दोनों के साथ सेम बिहेवियर करना है। तो दोनों को वाटर में डिसॉल्व करके देखते हैं। आपने एसिड लिया HA, इसे भी पानी में हल किया, ये अपना प्रोटॉन देगा, H3O प्लस बनेगा, A नेगेटिव बनेगा। आपने सेम A नेगेटिव को भी वही चीज़ अप्लाई करनी है जो एसिड पे अप्लाई किया। एसिड को पानी में हल किया था तो A नेगेटिव बेस को भी पानी में हल करके देखें कि इसका क्या बिहेवियर। ये पानी से H एक्सेप्ट करके HA बना देगा और ये OH नेगेटिव रह जाएगा। आप इनका KC बना दें, HA, और इसे आप KA कहा करते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ, तो ये KA बन गया। तो हमारी एसिड की इक्वेशन आ गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिए कि जो H3O प्लस होता है ये वाला, आप इसकी जगह H प्लस भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज़ होती है। H प्लस और H3O प्लस बिल्कुल ये सेम चीज़ होती है। असल में ये अकेला होता है, इसमें H प्लस वाटर के साथ होता है और वाटर को इग्नोर किया जा सकता है हर लेवल पे। तो ये H प्लस और A नेगेटिव, ये है जी HA, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। आपको इसकी कोई डेरिवेशन नहीं चाहिए, ना आपने याद करनी, बस आपने फाइनल इक्वेशन देखनी क्या बनी। कॉन्जुगेट बेस पे आ जाए, कॉन्जुगेट बेस की भी सेम इक्वेशन KC की बना लें। जब आपने K और KB बना लिया, आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। KA मल्टीप्लाइड बाय KB इज इक्वल टू, आप देखें बहुत सी स्पेशेस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला। यहाँ पे KA मल्टीप्लाइड बाय KB इज इक्वल टू H प्लस मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव। KA मल्टीप्लाइड बाय KB इज इक्वल टू, इनका मल्टीपल क्या होता था, KW। ये हमारे पास एक फार्मूला बना, KA मल्टीप्लाइड बाय KB इज इक्वल टू KW, और KW की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻14। अब आप इसी फार्मूले को यूज़ करके एक नया फार्मूला बना सकते हैं, KA इज इक्वल टू KW डिवाइड बाय KB। इधर आगे डिवाइड कर दिया, KW कांस्टेंट है और इक्वल और कांस्टेंट मिलके बनाते हैं प्रोपोर्शन। KA इनवर्स है KB के। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन आया और ये बात साबित कर रहा है कि हमने चूँकि ना एसिड और कॉन्जुगेट बेस में ताल्लुक देखना था, ये ताल्लुक बन गया। अगर आप एसिड स्ट्रॉन्ग लेंगे, उसका कॉन्जुगेट बेस वीक बन जाएगा, ये बढ़ाएंगे ये कम हो जाएगा। एसिड स्ट्रॉन्ग लेंगे, कॉन्जुगेट बेस वीक बन जाएगा। एसिड वीक लेंगे, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। यही काम बेस के साथ कर सकते हैं। बेस स्ट्रॉन्ग लेंगे, कॉन्जुगेट एसिड वीक बन जाएगा। बेस वीक लेंगे, कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन। लेकिन इसी इक्वेशन से मज़ीद एक फार्मूला बनाते हैं। अगर आप इस इक्वेशन में दोनों साइड पे log ले लें, log KA मल्टीप्लाइड बाय KB इज इक्वल टू log KW। log की प्रॉपर्टी है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऐड हो जाएंगी, log KA प्लस log KB log KW। तो आप ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दें सबको, यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका ये फ़ायदा हुआ कि माइनस log KA बन गया PKA प्लस माइनस log KB जो ब्रैकेट के अंदर है बन गया PKB इज इक्वल टू माइनस log KW PKW। तो आपने देखा ये हमने नया फार्मूला बना लिया, PK प्लस PKB इज इक्वल टू PKW। और आप जानते हैं PKW की वैल्यू 14 होती है, तो PKA प्लस PKB इज इक्वल टू 14। भाई 14 तो असल में क्या था, PH प्लस POH था, इज इक्वल टू 14। तो असल में PKA डायरेक्टली PH ही है और PKB डायरेक्टली POH ही है। स्टूडेंट, मैंने आपको जो ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट सिखाया है और उसका एसिड और कॉन्जुगेट बेस के दरमियान रिलेशन भी बनाना बताया, डिफरेंट फार्मूले हमने हासिल किए। असल में इस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं। ये एसिड वही होगा जो प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन उसके पास होगा, लेकिन ऐसे बहुत से एसिड हैं, AlCl3 एसिड है, BF3 एसिड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिड है, लेकिन ये प्रोटॉन डोनर नहीं है, लिहाजा इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये एसिड नहीं होंगे। तो ये लिमिटेशन है, ये तमाम केमिकल पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। देखें, कॉन्जुगेट एसिड और बेस की फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट एसिड एंड बेस। हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, हम उसका कंजुगेट एसिड बनाएंगे, कंजुगेट बेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जब भी आपने किसी स्पीशी का कंजुगेट एसिड बनाना है तो उसमें प्रोटॉन ऐड करना है। OH नेगेटिव गिवन प्लस H प्लस, आपने उसमें प्रोटॉन ऐड किया तो माइनस प्लस कैंसिल हो गए, ये बन गया जी वाटर। इसका कंजुगेट एसिड है वाटर। इसमें देखने प्रोटॉन ऐड करें, H नेगेटिव प्लस H प्लस, ये बन गया जी H2S, चार्जेस कैंसिल आउट हो गए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप ज़ुबानी कर सकते हैं। H2O में जब प्रोटॉन ऐड करेंगे बनेगा H3O प्लस, अब चार्जेस कैंसिल नहीं होंगे, पॉजिटिव आएगा। F नेगेटिव में जब प्रोटॉन ऐड करेंगे तो F नेगेटिव प्लस H प्लस, तो ये HF बन जाएगा ना, चार्जेस कैंसिल आउट हो जाएंगे। CO3 में जब प्रोटॉन ऐड करेंगे CO3 2 नेगेटिव प्लस H प्लस HCO3, और चार्ज कितने बचेंगे 1 प्लस 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव। और जब आप इसमें प्रोटॉन ऐड करेंगे HCO3 नेगेटिव में तो HCO3 नेगेटिव प्लस 1 H प्लस, तो ये हो जाएगा H2CO3 और इस पर चार्जेस कैंसिल आउट हो जाएंगे। कंजुगेट बेस बनाने के लिए आपने उसमें से प्रोटॉन निकालना होता है। इसमें एक H है, आप निकाल दें। जब आपने प्रोटॉन निकालना होता है तो उस पर नेगेटिव भी बढ़ाना होता है। 1 नेगेटिव पहले था, एक और नेगेटिव आ गया 2 नेगेटिव। इसमें देख लें क्या करेंगे भाई, प्रोटॉन निकालेंगे ना, तो ऐसा अकेला रह गया, उस पर चार्ज भी बढ़ा देना नेगेटिव वाला। इसमें क्या करेंगे, प्रोटॉन निकालेंगे तो H2O की बजाय OH रह जाएगा ना, तो एक नेगेटिव ले आना है। अब एक नेगेटिव बढ़ाना है जब प्रोटॉन निकालना है। F नेगेटिव है, क्या इससे प्रोटॉन निकल सकता है? नहीं, उसमें तो है ही नहीं, निकले कैसे? CO3 नेगेटिव, क्या इससे प्रोटॉन निकल सकता है? नहीं, तो इसका कंजुगेट बेस नहीं बन सकता। HCO3 नेगेटिव, क्या इससे प्रोटॉन निकल सकता है? हाँ जी, निकल सकता है। CO3 2 नेगेटिव, तो ये हमने कंजुगेट बेस बना लिए। कंजुगेट एसिड, बाद से कंजुगेट बेस नहीं बने और एसिड तकरीबन तमाम से बन गए थे। अब देखें, ऐसा कोई भी केमिकल जिससे कंजुगेट एसिड भी बन सकता हो, कंजुगेट बेस भी बन सकता हो, वो केमिकल एम्फोटेरिक कहलाता है। ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं एम्फोटेरिक स्पीशीज़ कौन सी हैं। ये वाला भी एम्फोटेरिक है, ये वाला भी एम्फोटेरिक है, ये वाटर तो होता ही एम्फोटेरिक, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ये एम्फोटेरिक नहीं था, ये एम्फोटेरिक नहीं था, और ये वाला भी एम्फोटेरिक है। स्टूडेंट, अभी तक हमने जितने भी कैलकुलेशन किए हैं, जितने भी डेरिवेशन किए हैं, हमने बहुत से फार्मूले डिस्कस किए हैं। मैं उन तमाम फार्मूलाज को कंबाइन करूँ कि अभी तक हमने जो फार्मूले सीखे हैं, सबसे पहले KW H आइन और OH आइन का मल्टीपल होता है, इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है 25 डिग्री पे। पहला फार्मूला जो हमने स्टडी किया था। उसके बाद pKw आपने लेना माइनस log KW, इसकी वैल्यू 14 होती है 25 डिग्री पे। pH क्या होती है माइनस log H आइन, pOH क्या होती है माइनस log OH आइन, pH प्लस pOH का मजमुआ 14 होता है। इन वाटर वाले फार्मूलों में से जो हमने सीखे थे, ये 3 हैं जो कि कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएंगे। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आ सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आपने इन तीनों को यूज़ करना है। फिर हमने कुछ एसिड कॉन्जुगेट बेस के फार्मूले बनाए। pKa माइनस log Ka होता है, pKb माइनस log Kb होता है। फिर आपने देखा Ka मल्टीप्लाइड बाई KW, Ka मल्टीप्लाइड बाई Kb इज इक्वल टू KW। भाई ऊपर आपने फार्मूला पढ़ा H आइन मल्टीप्लाइड बाई OH आइन KW के। तो यहाँ मैं चीज़ों को कंबाइन करने जा रहा हूँ। आपने ये 2 फार्मूले पढ़े हैं हमारे इस लेक्चर में। H आइन मल्टीप्लाइड बाई OH आइन इज इक्वल टू KW। फिर आपने पढ़ा Ka मल्टीप्लाइड बाई Kb इज इक्वल टू KW। तो असल में Ka रिप्रेजेंट करता है H आइन को, Kb रिप्रेजेंट करता है OH आइन को। दे आर आइडेंटिकल थिंग्स। याद रखिएगा, Ka डायरेक्ट है H आइन के, Kb डायरेक्ट है OH आइन के, तो सेम चीज़ होगी। फिर आपने फार्मूला पढ़ा pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। आपने फिर दोबारा फार्मूला पढ़ा pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw। pKw 14 ही होता है ना। तो अब हम इन दोनों को रिलेट कर लेते हैं। pH प्लस pOH भी 14 और pKa प्लस pKb भी 14, तो ये आइडेंटिकल हैं, मतलब एक दूसरे के डायरेक्ट हैं। pKa और pH एक चीज़ है, pKb और pOH एक चीज़ है, Ka और H आइन एक चीज़ है, Kb और OH आइन एक चीज़ है। यहाँ पे जो फार्मूले आपके काम के हैं वही बात ये वाला और ये वाला, इनसे कैलकुलेशन आ सकती हैं।
अभी पीएच वाली कैलकुलेशन तो करते हैं। फॉर एग्जांपल इनसे कैसे कैलकुलेशन आ सकती हैं। एक एसिड आपको दे दिया जाए और उसकी के की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10⁻³ दे दी। वो कहेंगे आपने के बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके कॉन्जुगेट बेस की। एसिड की के गिवन देके कॉन्जुगेट बेस की के बी फाइंड आउट करनी है। तो अब ये फार्मूला लगाएंगे के ए मल्टीप्लाइड बाई के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। के ए गिवन है 10⁻³, के बी फाइंड आउट करनी है और के डब्ल्यू क्या होता है, के डब्ल्यू होता है 10⁻⁻14। 25 डिग्री पे आपको टेम्परेचर बताया जाएगा। तो आपने के बी निकाल लेना है 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 10⁻3, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, के बी इज इक्वल टू 10⁻⁻70। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं जब के ए दे दिया जाए के बी पूछा जाए या के बी दे दिया जाए के ए पूछा जाए। आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे जब आपको पी के ए फॉर एग्जांपल दे दी जाए 6 है किसी एसिड की और पी के बी पूछ ली जाए, या आपको एक और क्वेश्चन में पी के ए पूछ ली जाए और पी के बी दे दी जाए। फॉर एग्जांपल ये 3 दे दी, तो आपने क्या करना है, पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14। पी के ए 6 है, पी के बी निकालना चाहते हैं, इक्वल टू 14, उधर जाके -6 हो जाएगा। 14 - 6 इज इक्वल टू 8। आपने बड़ी आसानी से जवाब निकाल दिया। पी के ए निकालना चाहते हैं, पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14, तो पी के ए का आंसर आ जाएगा 11। नहायत ही आसान न्यूमेरिकल हो जाएंगे। जो मैंने फार्मूले हाईलाइट किए हैं ये तो आपने लाजमी याद करने हैं। देखें स्टूडेंट, पीएच से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। कैलकुलेट पीएच ऑफ 10⁻³ मोल्स पर लीटर ऑफ H2SO4। सबसे पहले आपको जो गिवन केमिकल दिया जाए आपने उसे आयोनाइज करना है, उसकी इक्वेशन बनानी है। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं करना। H2SO4 2 H आइन बनाता है और 1 SO4 आइन बनाता है। अगर H2SO4 अगर आप 1 मोल लेंगे, यहाँ शुरू में 1 होता है ना, H आइन कितने बनाएगा, डबल बनाएगा। आपके पास H2SO4 कितना है, 10⁻⁻3, तो ये कितने बनाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। ये हमारे पास H आइन का आंसर है। आपने फार्मूले में H आइन का आंसर पुट करना है, गिवन वैल्यू पुट नहीं कर देनी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें पीएच का फार्मूला लगाइए, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H आइंस माइनस लॉग H आइन की वैल्यू क्या है, 2 10⁻⁻3 माइनस लॉग की प्रॉपर्टी है कि दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई होती हैं तो ऐड हो जाती हैं। आप माइनस को बाहर ही रखें, log 2 प्लस log 10⁻⁻3। फिर आप क्या करें, माइनस को बाहर ही रखें, log 2, ये -3 नीचे उतर आएगा ना, -3 log 10। अब आप माइनस को अंदर ऑपरेट कर दें, तो जब माइनस अंदर आएगा तो ये हो जाएगा -log 2 प्लस log 3 प्लस 3 log 10। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, वो ख़त्म हो गया। 3 log 2 का आंसर निकाल लीजिएगा जो भी है। अब आपने ना असल में कुछ वैल्यूज़ पहले ही याद कर लेनी है। ये वैल्यूज़, log 10 हमेशा 1 होता है, log 1 हमेशा 0 होता है, log 2 की वैल्यू 2.3 होता है, log 3 0.47 या इसे 0.5 ही ले लीजिएगा आसानी के लिए, तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब 3 log 2, 3 में से आपने 0.3 माइनस कर देना है, तो 3 - 0.3 2.7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पीएच ऑफ 0.1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड आपको गिवन दिया गया है, ये बेस है, इसमें OH आइंस हैं, तो आप इसकी डायरेक्ट पीएच तो नहीं निकाल सकते ना, पहले पीओएच निकालेंगे। लेकिन उससे पहले भी आप इक्वेशन बनाएंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड को आपने आयोनाइज किया, Ba आइंस अलहदा और 2 OH आइंस अलहदा। अब आप देखें, अगर ये 1 है तो OH कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 2। अगर ये 0.1 है तो OH कितने प्रोड्यूस करेगा, 0.2। अब आपने ये OH निकालने के बाद POH का फार्मूला लगाया, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग OH आइंस नेगेटिव लॉग 0.2 नेगेटिव लॉग 2/10
फ्रैक्शन को ख़त्म किया, नेगेटिव बाहर रखें, log 2 माइनस log 10। log की प्रॉपर्टी है कि दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो माइनस हो जाएंगी, माइनस को अंदर ऑपरेट कर दें, माइनस log 2 प्लस log 10। log 10 क्या होता है 1, 1 माइनस log 2 क्या होता है 0.3, यह आएगा 1 माइनस 0.3, तो 0.7 इसका आंसर आएगा इसका POH का। क्वेश्चन में कहा गया pH फाइंड आउट करें। अब आप फार्मूला लगाएंगे pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH फाइंड आउट करनी है, POH का आंसर आया है 0.7 इज इक्वल टू 14, तो pH आ जाएगी 14 माइनस 0.7 13.3। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज POH ऑफ 0.1 मोलर NaOH। अब क्या आपको जो गिवन केमिकल दिया गया है वो बेस ही है और POH ही निकालनी है, ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप आयोनाइज करें, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो फिर इक्वेशन बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती, टाइम ही वेस्ट होता है ना। मैं तो आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए बता रहा हूँ कि ये अगर 1 है तो OH भी 1 है, ये 0.1 होगा तो OH भी 0.1 ही होंगे। आप केमिकल देख के बता देंगे भाई इसमें OH 1 है, तो जो गिवन है वही सेम आपने फार्मूले में अप्लाई करना है। इसमें OH 2 है तो जो गिवन है उसे डबल फार्मूले में अप्लाई करना है। इसमें देखें H डबल थे तो जो गिवन था उससे डबल फार्मूले में अप्लाई किया था हमने यहाँ पे, ये देख लें। यहाँ पे देखें गिवन ही H आइन है, जब गिवन ही H आइन है तो फार्मूले में H आइन ही अप्लाई करने, या गिवन ही OH आइन है तो ये अप्लाई करने। यहाँ देखें OH 2 है तो जो गिवन है उसे डबल करना है, ये माइंड में रखिएगा। तब आप इसका फार्मूला बना लें, इक्वेशन तो इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं थी आपको। तो आप देखें फार्मूला लगेगा POH का इज इक्वल टू नेगेटिव log OH आइंस। OH कितने गिवन है 0.1, नेगेटिव log 0.1 या नेगेटिव log 1/10, माइनस बाहर ही रखिए, नेगेटिव log 1 माइनस log 10। अब माइनस को अंदर ऑपरेट कर दें, माइनस log 1 प्लस log 10। भाई log 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस इसकी वैल्यू 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। इसकी PH आ गई, इसकी POH आ गई 1। अगर इसकी PH पूछी जाती तो फिर आपने वो ऐड करके 14 में से माइनस करनी थी। फाइंड PH ऑफ 0.1 मोलर H आइन। अब आपको गिवन ही H आइन दिए गए हैं, बहुत आसान हो गया। आपने PH का फार्मूला लगाया है माइनस log H आइंस माइनस log 0.1, तो इसका आंसर निकाल लीजिएगा। फाइंड PH ऑफ 0.1 मोलर OH। अब कि उसने PH पूछी है और OH आइन दे दी है तो PH डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा देना, क्या करना है POH निकालनी है। POH इज इक्वल टू नेगेटिव log OH, नेगेटिव log 0.1। अब जो भी आंसर है यहाँ लिख के फिर आपने PH निकालनी है, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। इस फार्मूले से फिर आपने PH निकालनी है। फाइंड PH ऑफ 1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड विच इज 10% डिसोसिएटेड। आपको अब के परसेंटेज दे दी गई है, जब तक आपको परसेंटेज गिवन ना दी जाए इट मीन्स कि वो 100% ही सारे के सारे डिसोसिएट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज दे के इस न्यूमेरिकल को मुश्किल बना दिया गया है। तब आप देखें, आपने पहले तो वही काम करना है जो आप करते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड को आयोनाइज किया, बेरियम अलहदा, OH आइंस अलहदा। बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर 1 हो तो OH कितने 2 प्रोड्यूस करता है, ये गिवन कितना है 1 ही है तो 2 ही प्रोड्यूस करेगा ना। ये हमने OH आइन की कंसंट्रेशन निकाल ली 2 मोल पर लीटर, लेकिन यहाँ पे आके न्यूमेरिकल में थोड़ा चेंज करना है। 10% डिसोसिएटेड, 10% निकालना है इस 2 का, 10% ऑफ 2। 10% मीन्स 10 पर मीन्स डिवाइड, सेंट मीन 100, 10 डिवाइड बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 2। अब आप इसका 10% निकाल लीजिए, 0.2 इसका आंसर आ गया OH आइंस का। जब आपके पास OH आइंस आ गए तो अब आपने PH तो नहीं पहले निकाल सकते, पहले तो POH ही बनाएंगे ना। POH इज इक्वल टू नेगेटिव log OH, नेगेटिव log 0.2, नेगेटिव log 2/10, नेगेटिव बाहर ही रखें, log 2 माइनस log 10, नेगेटिव अंदर अप्लाई कर दें, ये log 10 हो जाएगा प्लस का, log 10 माइनस log 2, वैल्यूज पुट करें, log 10 क्या होता है 1, log 2 क्या होता है 0.3, 1 माइनस 0.3 0.7, ये हमारे पास आ गई
POH, फिर आप pH निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले से pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 और आप आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट pH ऑफ 1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ 1% एसोसिएटेड। तो आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जितने यहाँ पे OH हैं उतने ही आगे आएंगे, तो NH4 एंड OH नेगेटिव। अगर ये 1 है तो OH भी 1 आएंगे। तो गिवन अमोनियम हाइड्रोक्साइड 1 मोलर है। आपने अब इसकी पहले क्या निकालनी है? परसेंटेज निकालनी है। OH आइंस हमारे पास जो थे वो आए 1 मोलर, लेकिन फार्मूले में ये वैल्यू पुट नहीं करनी क्योंकि उन्होंने कहा है 1% एसोसिएटेड। आपने इसका 1% निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1 पर 100, परसेंट होता है पर 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, किसका? ये 1 का निकालना है ना, तो आपने ये 1 का 1% निकाल दिया, तो 1/100 0.01। जब आप इसके ये OH के ये मोल बना चुकेंगे परसेंटेज के बाद, अब आपने फार्मूले में लगाने हैं। आप इसकी POH निकालेंगे ना, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 0.01, तो नेगेटिव लॉग ये 1/100 होगा ना, नेगेटिव बाहर ही रखिए, log 1 माइनस log 100, log 100 को 10⁻² लिख दीजिए, नेगेटिव बाहर ही रखिए, नेगेटिव log 1 माइनस 2 नीचे उतार लीजिए, 2 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो अब माइनस अंदर ऑपरेट कर दें, ये तो माइनस 0 ही हो जाएगा ना, log 1 0 होता है तो ये 0, ये प्लस हो जाएगा 2 log 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 POH का। जब POH का आंसर आ जाए तो आपने pH निकाल लेनी है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो pH आ जाएगी 12। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज H आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन हैविंग pH 2। अगर आपको pH दे दी जाए, अभी तक हमने जितने न्यूमेरिकल किए थे उसमें आपको ये H या OH आयन दिए जाते थे, pH या POH पूछी जाती थी। अब क्या आपको pH गिवन दे दी गई है और H आयन पूछ लिए गए हैं, आप ये भी निकाल सकते हैं। ये एक फार्मूला है जो आपने याद रखना है, H आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH। तो आप देख लें, इसकी pH 2 है, 10⁻⁻2 कीजिएगा, ये आएगा 0.01। यहाँ पे देखें, व्हाट इज OH आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन हैविंग POH 5। तो जब आपने POH से OH आयन बनाने हो तो वही फार्मूला OH आयन्स नेगेटिव दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻POH। OH आयन निकालना चाहते हैं 10⁻5.00001 मोलर, ये आएंगे। तो आगे मैंने कुछ आपको क्वेश्चन दिए हैं, स्पीशीज गिवन है, 10⁻³ मोलर H2SO4, 0.1 मोलर OH नेगेटिव आयन, 0.001 मोलर ACl, 0.01 मोलर NaOH, 0.1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड। आपने तमाम की pH कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट सोलबिलिटी एंड सोलबिलिटी प्रोडक्ट का जायज़ा लेते हैं। सॉल्ट को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कम्प्लीटली सोलबल, सेपरेंगली या पार्शली सोलबल या इनसोलबल। इनसोलबल तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सोलबिलिटी प्रोडक्ट में हमने ये देखना कि सोलबल कितना हो रहा है। तो कम्प्लीटली सोलबल सॉल्ट की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? जितने भी नाइट्रेट होंगे, फॉर एग्जांपल आप सोडियम नाइट्रेट ले लें, NO3 जिस सॉल्ट के साथ मर्जी आ जाए ये हमेशा हल हो जाता है। सोडियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट है, कोई भी ले लें, ये सोलबल होते हैं। जितने भी सॉल्ट होंगे सोडियम के, पोटाशियम के, अमोनियम के, रुबीडियम के, सीजियम के, तमाम हल हो जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सी एग्जांपल हैं सोलबल सॉल्ट की, लेकिन हम आएंगे सेपरेंगली सोलबल या पार्शियली सोलबल सॉल्ट पे। बहुत सी एग्जांपल आप देख सकते हैं जो थोड़े से हल होते हैं पानी में, खासकर लेड के सॉल्ट और सिल्वर के सॉल्ट, ये सेपरेंगली सोलबल होते हैं या इनसोलबल होते हैं, थोड़े से हल होंगे या हल नहीं होंगे। तो हमने सोलबिलिटी प्रोडक्ट में पार्शियली सोलबल सॉल्ट की ही बात करनी है जो थोड़े से हल होते हैं, बहुत कम हल होते हैं।
कम्प्लीटली सोलबल सॉल्ट को सोलबिलिटी प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में डिस्कस नहीं किया जाता। अब आप जितने भी एग्जांपल देखेंगे वो वही होंगे जो थोड़े से हल हुए, थोड़े से हल नहीं हुए, नीचे बैठ गए। हमारे पास पहली एग्जांपल है लेड सल्फेट की, आपने पानी में हल किया। लेड सल्फेट एक्वस, एक्वस मीन्स कि अब ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। पानी में आने के बाद ये आइंस बनाएगा, इसका मतलब पानी में हल हो गया, या ये दोबारा सॉलिड फॉर्म में उस बर्तन में नीचे भी बैठ सकता है। तो ये हमारे पास है एक बीकर जिसमें आपने इस केमिकल को हल किया, ये वाटर, ये थोड़ा सा हल हो गया और ये नीचे बैठ गया बाकी। तो ये दोनों फॉर्म में, इसलिए ये सॉलिड भी और इसे ये एक्वस भी। तो आप इसका केसी बना लें, ये आइंस ऊपर आ जाएंगे, सॉलिड वाला नीचे आ जाएगा। ये सॉलिड वाले को उस साइड पे ले जाइए, बीइंग एक्सेस, ये वाला आपने कांस्टेंट समझ लेना है। तो केसी मल्टीप्लाइड बाय लेड सल्फेट सॉलिड, ये KSP बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया, ये आइंस आ गए। तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है ये KSP। और क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द आइंस, ये आइंस का ही मल्टीपल है। आप लेड क्लोराइड ले लीजिए, सॉलिड, पानी में आपने इसे हल किया, एक्वस, और फिर ये आयोनाइज हो जाएगा और दोबारा इस फॉर्म में भी जा सकता है। अब ये आइंस बनाएगा लेड 2+ एंड 2Cl नेगेटिव। डायरेक्ट इसका KSP बना लेते हैं। KSP इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द आइंस Pb2+ क्लोराइड। अब इसके साथ 2 भी है, ये जो कोफिशिएंट होगा आपने पावर बना देनी है। तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द आइंस रेज टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट इन द इक्वेशन। जो कोफिशिएंट है वही आपने पावर बना देनी है। फॉर एग्जांपल Al2S3, जब आप इसे आयोनाइज करेंगे तो इससे क्या बनेगा, 2Al3+ एंड 3S2 नेगेटिव। आप इसका जब सोलबिलिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, KSP इज इक्वल टू एल्यूमिनियम, इसकी पावर 2, सल्फाइड इसकी पावर 3। अब हम बुक वाली की इक्वेशन कोड करते हैं, AXBY, हम इसका KSP बनाना चाहते हैं। तो क्या आंसर आएगा समझते हैं। तो देखें, अब ये आयोनाइज करते हैं इसे, और आप इसको देख के आयोनाइज करना सीखेंगे। जब आपने Al2S3 बनाई थी तो ये 2 एल्यूमिनियम के लेफ़्ट साइड पे गया, 3 सल्फ़र के लेफ़्ट साइड पे गया। इसका मतलब जो नीचे होगा ना बॉटम में, आपने ये लेफ़्ट साइड पे कोफिशिएंट बनाया करना है। तो x कहाँ जाएगा, A के लेफ़्ट साइड पे, और y कहाँ जाएगा, B के लेफ़्ट साइड पे। ये पहला स्टेप हो गया इन्हें बनाने का। दूसरा स्टेप आप देखें, एल्यूमिनियम पे 3+ क्यों आया था। एल्यूमिनियम पे जो 3+ आया है वो इस सल्फ़र के नीचे लिखा है, और सल्फ़र पे 2 जो आया था वो इस एल्यूमिनियम के नीचे लिखा है। ये क्रॉस एक्सचेंज होता है, पहले वाले के साथ पॉजिटिव, दूसरे वाले के साथ नेगेटिव। तो देखें, इस A पे क्या चार्ज बनेगा, जो B के नीचे लिखा है Y, और B पे क्या चार्ज बनेगा, जो A के नीचे लिखा है X। पहले वाले के साथ पॉजिटिव, दूसरे वाले के साथ नेगेटिव। ठीक है, तो A पे क्या आ गया, Y+, और B पे क्या आ गया, X नेगेटिव। अब आप ये KSP बना सकते हैं, ये बनेगा AY+ और BX नेगेटिव। AY+ की पावर बनेगी X और BX नेगेटिव की पावर बनेगी Y। स्टूडेंट, सोलबिलिटी को S से जाहिर किया जाएगा, या आप कोई भी इसका सिंबल यूज़ कर सकते हैं, आप X भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने फार्मूले में सोलबिलिटी को S से जाहिर करेंगे। और सोलबिलिटी प्रोडक्ट को KSP से जाहिर किया जाता है। K कांस्टेंट है, SP सोलबिलिटी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो KSP होता है ना, ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जैसे हमने तमाम कांस्टेंट के बारे में देखा, KW, KA, K भी तमाम टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो KSP भी कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सोलबिलिटी आपको 2 शक्लों में गिवन दी जा सकती है, या तो ग्राम पर लीटर में या मोल पर लीटर में। अगर आपको किसी भी केमिकल में ग्राम पर लीटर में सोलबिलिटी दे दी जाए, आपने उसके मोल ही बनाने होंगे, क्योंकि KSP के फार्मूले में आपने मोलर कंसंट्रेशन ही पुट करनी है, लिहाजा आपने ग्राम से मोल बनाने हैं, फिर फार्मूला अप्लाई करना है। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास 3 केस हैं। पहला केस AB,
एक आइन के पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा। तो आप इसका KSP निकाल लें। हमारे पास फर्स्ट करें अगर AB1 है तो AB1 बनेगा, BB1 एक ही आइन बनेगा ना। अगर आप इसे S ले लें तो ये भी S बनेगा, ये भी S बनेगा। KSP का फार्मूला लगाइए, KSP इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइंस B नेगेटिव। तो ये आ गया KSP इज इक्वल टू S का स्क्वायर। ये हमारा पहला केस बन गया। जब भी कोई इस किस्म की एग्जांपल आ जाए तो आपने अभी इक्वेशन बना के टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली फार्मूला याद करना है, KSP इज इक्वल टू S का स्क्वायर। इसमें फॉर एग्जांपल AgCl है, ये इस केस के मुताबिक है, AgBr लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो आप देखें तमाम में केटाइन A9, केटाइन A9, केटाइन A9, केटाइन A9, क्या फार्मूला बनेगा? ये फार्मूला बनेगा। डायरेक्ट आप फार्मूला यूज़ करेंगे, याद कीजिएगा इसे। दूसरा केस एक केटाइन 2A9 या 2 केटाइन 1A9, ये केस था 1:1 का। ये केस है 1:2 का या 2:1 का, एक ही बात है। जब भी ऐसा केस आ जाए 1:2 या 2:1 का तो बना लेते हैं। ये देखें, ये अगर 1 हो तो ये केटाइन 1 A9 2। अगर ये S लेंगे ये S बनाएगा, ये 2S बनाएगा। आप इसका KSP का फार्मूला लगाइए, KSP इज इक्वल टू A और B नेगेटिव का स्क्वायर। A की वैल्यू आपने S पुट करनी है और ये है 2S का स्क्वायर, तो ये 4S का स्क्वायर S। KSP का आंसर आएगा 4S क्यूब। अब आपने टाइम वेस्ट करने की बजाय डायरेक्ट फार्मूला लगाना है 4S का क्यूब। जब भी ये ऐसी रेशियो आ जाए 1:2 या 2:1 तो आपने ये डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है। फॉर एग्जांपल आपको लेड क्लोराइड दे दिया जाए कि इसकी KSP निकालें सोलबिलिटी से, आपको दे दिया जाए Ag2CrO4, ठीक है। तो इस अंदाज में आपने इसे लेके चलना है। 2 केटाइन 1A9, 1 केटाइन 2A9, 2:1 या 2:1 या 1:2 दे दिया जाए, BeCl2 दे दिया जाए, 1:2 है। आपने यही फार्मूला याद कर लेना है। तीसरा केस है AB3 या A3B, ये 1:3 हुआ करेगा या 3:1 हुआ करेगा, एक ही बात है। तो आप इसकी भी एक फार्मूला बना लें। AB3 ये 1 केटाइन बना रहा है और 3A9 बना रहा है। चार्जेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या चार्जेस आए हैं। आप इसका देखें, ये अगर 1 है तो ये 1, ये 3, ये अगर S है तो ये S, ये 3S। आप इसका KSP का फार्मूला लगाइए, KSP इज इक्वल टू A प्लस एंड B नेगेटिव का क्यूब। A क्या है? S, ये क्या है? 3S, और इसका क्यूब भी लेना पड़ेगा। तो ये S वैसे ही, और ये 27S का क्यूब। टोटल आंसर आ जाएगा 27S की पावर 4। ये हमारे पास KSP का फार्मूला बन गया जब भी ये केस आ जाए। फॉर एग्जांपल AlCl3 है, 1:3 है ना, तो आप KSP का फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, ये वाला, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। AgCl डिजोल्व इन वाटर विद कंसंट्रेशन दिस। ये जो कंसंट्रेशन गिवन दी जाएगी ना कि इतना हल हुआ, ये सोलबिलिटी हुआ करेगी 2 × 10⁻²। वैल्यू देखनी है मोल में है, दैट इज़ ओके, ठीक है। फाइंड KSP निकालना है भाई। सबसे पहले आप देखें कौन सी रेशियो बनेगी। AgCl है 1:1, KSP का क्या फार्मूला? S का स्क्वायर। S क्या है? 2 × 10⁻² का स्क्वायर, 4 × 10⁻⁴। देखें कितना टाइम अपना सेव हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। द सोलबिलिटी ऑफ लेड फ्लोराइड एट 25 डिग्री इज दिस। सोलबिलिटी दे दी है, सोलबिलिटी क्या होती है? S की वैल्यू गिवन दे दी 0.64, लेकिन अब के ग्राम पर लीटर में दे दी है, यहाँ पे मोल में दी थी। आपने इसे हमेशा मोल में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज कैलकुलेशन के बाद जवाब ठीक नहीं आएगा। नंबर ऑफ मोल बनाने के लिए ना आपने ये जो मैस है इसे मोलर मैस पे डिवाइड कर देना है। मैस इसका होता है 2, लेड फ्लोराइड का 245। तो आप इसे जब इस पर डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा 2.6 × 10⁻³ तो पहले ही सोलबिलिटी दी गई थी ग्राम में, हमने सोलबिलिटी बना ली मोल्स में, हमें ये चाहिए। अब आप रेशियो देखें, कौन सी रेशियो है? 1:2। तो क्या फार्मूला है 1:2 का? KSP इज इक्वल टू 4S का क्यूब। KSP हमने निकालनी है, 4S हमें दिया गया है 2.6 × 10⁻³ और आपको इसका क्यूब लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा
7 10⁻⁻8। स्टूडेंट इन मजीद न्यूमेरिकल देखिएगा। इफ़ KSP ऑफ लेड फ्लोराइड इज 7 10⁻⁻8। आपको KSP गिवन दे दिया गया, KSP इज इक्वल टू 7 10⁻⁸ और आपसे पूछा गया फाइंड इट सोलबिलिटी, आपने S फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए रेशो कौन सी है, 1:2 है। डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, KSP इज इक्वल टू 4S का क्यूब। KSP गिवन है 7 10⁻⁻8 इज इक्वल टू 4S का क्यूब। ये 4 इधर आके डिवाइड कर दीजिएगा, 7 10⁻⁸ डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू S का क्यूब। आपने दोनों साइड पे क्यूब रूट लेना है, तो इसका S निकाल लीजिएगा। यहाँ पे देखें, इफ़ KSP ऑफ Ag2S इज दिस फाइंड सोलबिलिटी। आपको KSP गिवन दे दिया गया 25 10⁻⁻12 और आप S इसका फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखें रेशियो कौन सी है, 2:1। 2:1 क्या है, KSP इज इक्वल टू 4S का क्यूब। KSP कितनी है, 25 10⁻⁻2 4S का क्यूब। 4 इधर आके डिवाइड कीजिए और आपने दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेना है। S का आंसर आप निकाल लीजिएगा क्या बनता है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ KSP ऑफ AlCl3 इज दिस फाइंड S। इसकी आपने सोलबिलिटी निकालनी है, तो वही बात 1:3 है ना। तो देखें 1:3 पे क्या बनेगा, KSP इज इक्वल टू 27S की पावर 4। KSP की वैल्यू आपको गिवन दी 81 10⁻16 इज इक्वल टू 27S की 4। 27 उधर जाके डिवाइड कर दें, 10⁻16S की 4। आपने दोनों साइड पे 1/4 कर देना है, तो इसका आंसर निकाल लीजिएगा क्या बनता है। स्टूडेंट्स सोलबिलिटी प्रोडक्ट का ये लास्ट कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमारे पास कोई केमिकल है जो आयोनाइज हुआ और आपने उसके आइंस को जो मल्टीप्लाई किया ना कंसनट्रेशन को, उसे आप सोलबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। इन आइंस को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसी को बाद सूरत हाल में आयोनिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं। भाई सेम फार्मूला आयोनिक प्रोडक्ट बन गया, सेम फार्मूला सोलबिलिटी प्रोडक्ट बन गया। तो आयोनिक प्रोडक्ट इस सॉल्ट का और सोलबिलिटी प्रोडक्ट इस सॉल्ट का, इसमें फ़र्क क्या है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू में सिखाई थी, रेशो और KC में जो फ़र्क था, शायद आपको याद हो। मैंने कहा था रेशो और KC में क्या फ़र्क है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी उम्रे की और हज की। एनी टाइम उम्रा हो जाता है, एट स्पेसिफिक टाइम हज होता है। तो ये ख़ास टाइम पे, ये किसी भी टाइम पे। यही आज हम सीखेंगे आयोनिक प्रोडक्ट और सोलबिलिटी प्रोडक्ट में फ़र्क है। आयोनिक प्रोडक्ट एट एनी टाइम और सोलबिलिटी प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आ जाए KSP बनता है, किसी भी टाइम पे आयोनिक प्रोडक्ट कहलाता है। ये कांस्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये AgCl आइंस की शक्ल में मौजूद है, नीचे बैठ गया है और इसमें इक्विलिब्रियम आ गया है। इसका जो KSP है वो 100 है, मैंने सपोज किया। अब हमने 5 मिनट बाद हम चाहते हैं कि इसमें से सैंपल निकालें, हम देखें इनके आइंस कितने बने हैं। तो आपने 5 मिनट बाद सैंपल ड्रॉ किया। आफ्टर 5 मिनट्स आपके जो आइंस का आंसर आया ना, Ag और Cl को आपने मल्टीप्लाई करके देखा, ये 10 आ गया। तो हमारे आइंस का आंसर 10 आया। असल में इक्विलिब्रियम पे कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो जब रिएक्शन एंड पे जाता है ना, इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, आखिर में इसका जवाब 100 बनेगा ही। अभी 10 आया, आखिर में इसने 100 बनना है। इसका मतलब हमारा जवाब कम आ गया है असल जवाब से। तो हमारा जवाब जो कम आया है, इसका क्या मतलब है, अभी इन आइंस ने मज़ीद बनना है। जब ये आइंस मज़ीद बनेंगे तो जवाब ज़्यादा होगा। तो पहला केस बनाते हैं। अगर आयोनिक प्रोडक्ट आप किसी भी टाइम पे जो आंसर निकालें वो कम आ जाए सोलबिलिटी प्रोडक्ट से, इसका क्या मतलब होगा, अभी आइंस ने मज़ीद बनना है। आइंस बनेंगे तो जवाब बढ़ेगा ना, और आइंस ने मज़ीद बनना है, इसका मतलब है केमिकल ने अभी मज़ीद हल होना है। तो अभी मज़ीद हल होगा। ठीक है, ये पहला केस है। अगर आप ये आंसर निकालते 5 मिनट बाद और आपका आंसर 10 की बजाय 200 आ जाता, और असल में तो जवाब ने 100 होना है एट द एंड,
इक्विलिब्रियम पे सोलबिलिटी प्रोडक्ट ये आखिर वाला जवाब होता है, इसके बाद चेंज नहीं होता। तो आपका जवाब ज़्यादा आ गया, इसने अभी कम होना है। तो कम कैसे होना है भाई, आइंस ज़्यादा बन चुके हैं, इन्होंने कम होना है। कम कैसे होंगे, नीचे बैठेंगे। तो जब भी आपका आयोनिक प्रोडक्ट का जवाब ज़्यादा आ जाए सोलबिलिटी प्रोडक्ट से, इसका मतलब है केमिकल ने मज़ीद हल नहीं होना बल्कि नीचे बैठना है, प्रेसिपिटेशन होनी है, प्रेसिपिटेट बनेंगे। और अगर आप जवाब निकालें ख़ास टाइम के बाद और वो भी 100 आ जाए, KSP भी 100 है, आपका आयोनिक प्रोडक्ट बराबर आ जाए KSP के, इस बात का मतलब है इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो 3 केस हैं, आयोनिक प्रोडक्ट कम आए सोलबिलिटी प्रोडक्ट से, केमिकल मज़ीद हल होगा, डिसोल्यूशन होगी। आयोनिक प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाए सोलबिलिटी प्रोडक्ट से, प्रेसिपिटेट बनेंगे, केमिकल नीचे बैठेगा, और ये दोनों बराबर आ जाएँ तो इक्विलिब्रियम हासिल हो चुका है। अब मज़ीद चेंज नहीं होगा इसके अंदर।